चलिए स्टार्ट करते हैं। CS एग्जीक्यूटिव की अपनी जर्नी आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे डायरेक्ट टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा जनरल डिस्कशन नेसेसरी है अबाउट द एग्जाम। एग्जैक्टली CS एग्जीक्यूटिव है क्या, और जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। भाई टॉपिक में क्या है वो तो पढ़ेंगे, समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन माइंडसेट की क्लैरिटी क्यों नेसेसरी है वो भी समझो। अभी तक जो आपने एग्जाम्स अपियर किए और अब जो आप ये चीज़ करने जा रहे हो उसमें जो डिफरेंस है वो पहले रियलाइज होना चाहिए। और डे वन पे मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप लर्न करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बट अप्रोच पता नहीं है कैसे करना है। तो यहाँ पे अभी तक जो आपने पढ़ा, जैसे आपका अभी जो भी क्वालिफिकेशन लेवल चल रहा है उस हिसाब से आपने बोर्ड एग्जाम्स लास्ट अपियर किए जो सब्जेक्टिव पेपर्स थे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में थे। उसके बाद अपना आ गया डबल। अब डबल और एग्जीक्यूटिव दोनों टोटली डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स हैं। जो आपने क्लियर किया है वो एक MCQ एग्जाम है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो सिलेबस भी आपने देखा है काफ़ी जनरलाइज था, करंट अफेयर्स रख दिया उन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ लिया, लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, तो चीज़ें जनरल लेवल पे जा रही थी। लेकिन अब ये एग्जाम जो है उससे डिफरेंट है और स्पेसिफिक है। मेन लेवल बोल सकते हैं CS का यहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं पहले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम मॉड्यूल 1 की बात कर रहे थे। मॉड्यूल 1 में हमने देखा 4 पेपर्स है, बेसिक आइडिया तो आपको है ही, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट करा देता हूँ। फर्स्ट पेपर अपना है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकेंड पेपर इज कंपनी लॉ। थर्ड पेपर आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। और फोर्थ पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये तीनों लॉ वाले सब्जेक्ट हैं, थियरी बेस है। FM और CA में जो है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंदर सम्स भी हैं और कुछ थियरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं कंसेप्चुअल। ऐसा नहीं कि पूरे सम्स आएंगे, मिक्स रहता है वो सारी चीज़ें। अब इन सब्जेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ की बात हो रही है, अब इसके अंदर वेराइटी ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे। जनरल लॉ जैसे नाम रखा हुआ है उन्होंने, अपने बात करते हैं सिविल केसेस के बारे में, क्रिमिनल मैटर्स के बारे में। ठीक है, फिर एक RTI करके भी चलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मैंने उसके बारे में आपको टॉपिक दिया भी हुआ है। कोर्ट में अपने जब कोई केस फाइट करते हैं ना, तो कोर्ट किस बेसिस पे किसी को सजा देता है? सबूत के बेसिस पे। सुना आपने? भाई कानून तो सबूत मांगता है, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो दैट इज एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, डबल में आपने जो लॉ पढ़ा उसका आपको फायदा यहाँ पे मिलेगा। तब पढ़ाते टाइम मैंने बोला भी था कुछ चैप्टर्स रिपीट होते हैं। एक आपने पढ़ा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स यहाँ पे वापस आएगा। तो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसी के आपको मार्क्स यहाँ पे फिर से मिलने वाले हैं, ये समझ लो। दूसरा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पर भी अपने बात कर चुके हैं, वो टॉपिक भी आपका यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो ये सारे एडवांटेजेस जो है आपको रहेंगे कि जितना आप पढ़ के आए हो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो दिस इज रिलेटेड टू JIGL। हाँ, तो JIGL में आपको ये जनरलाइज टॉपिक्स जो है वो मिलने वाले हैं। आर्बिट्रेशन के बारे में बात होगी, ठीक है, फिर कंसिलिएशन के बारे में बात होगी, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आप लोगों ने, वो भी यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो समझो आपने डबल में जितना लॉज पढ़े ना वो सारे लॉज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वैसा। तो ये सब पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेपर है दैट इज कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में अभी तक आपने डबल में एक चैप्टर पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ वाला। अब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स वेटेज। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंटरनली, 60 एंड 40। ये पार्ट A बोलेंगे, दूसरा जो है वो पार्ट B, वैसे करके डिवीजन किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स मिलेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी है, मेंबरशिप है, ये सब टॉपिक्स पे बात होगी। पार्ट B जो है हम डबल में पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये सब टॉपिक्स में पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स के बारे में, वो सारा यहाँ पे इन डेप्थ आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पेपर इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या वो समझो। इसको भी इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में बांटा है, 60 एंड 40। अब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हम ये बात करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस आपको शुरू करना है तो सेटअप कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जैसे कंपनी फ्रेम करनी है, LLP बनानी है,
आप सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो, आपका फैमिली बिजनेस है तो आप HUF के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो वो जो प्रोसीजर है कि बिजनेस को सेटअप कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। एक टर्म आजकल बहुत चलता है, स्टार्टअप कंपनीज, बड़ा ट्रेंडिंग है, हर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, ठीक है वैसा है। तो इतना ट्रेंडिंग अगर सिस्टम है तो इसको शुरू करते कैसे, स्टार्टअप कंपनी एग्जैक्टली क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएगी। फिर होता है कि अलग अलग NGOs होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी कैसे क्रिएट होती है, वो सारा प्रोसीजर इस पार्ट में आपको मिले। अलग अलग टाइप की कंपनीज के बारे में भी हम बात करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है इसका, ये वाला, दिस इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये पूरा सेगमेंट ही अलग हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। एग्जैक्टली है क्या, इंडिया में हम फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनको लेके बहुत सारे कानून हैं, जैसे उनको वेजेस कितने मिलने चाहिए, फिर मेल फीमेल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने देखते हैं इंडस्ट्री में एक मैटरनिटी रिलीफ का कंसेप्ट है, कोई फीमेल कैंडिडेट या एम्प्लॉय है, अगर उसकी प्रेगनेंसी का कोई सिचुएशन है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, जब उसको आप जॉब से निकाल नहीं सकते, उसकी सैलरी कट नहीं कर सकते। तो वो जो सारे कानून बने हैं, फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है, वो सारा आपको इसमें मिलेगा, इंडस्ट्री और लेबर से कनेक्टेड सारा कानून, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो जाता है, आपने सुना है, स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल कर देते हैं, तो उसके भी रूल रेगुलेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वैसा होता है। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, ऐसा आपने सुना है कि यार कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए, एक दिन की वेजेस, मिनिमम वेजेस, तो वो सब पॉइंट्स आएंगे। एक और कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में आप क्या जानते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों को आप फैक्ट्रीज में काम करा रहे हो तो उनके लिए हेल्थ रिस्क हो सकता है ना, तो उसके लिए आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। तो वो सब कुछ आपको इस पार्ट में, इस सिलेबस में मिलेगा, ये बेसिक चीज़ है। और जो फोर्थ पेपर है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड बातें होने वाली, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, कंपनीज डिविडेंड देती है, डिविडेंड डिसीजन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैपिटल बजटिंग आएगा, ये सब टॉपिक्स आएंगे, लेकिन पढ़ने में मजा आता है क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, आपको ऐसे कुछ रटने वाला कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कुछ अकाउंट्स वाले टॉपिक्स भी हैं आपके, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, जो 11th-12th में आप पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक्स भी रिपीट होंगे। कैश फ्लो आप लोगों ने पढ़ा है, रेशियोज पढ़े हुए हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सब टॉपिक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसमें भी वेटेज है, जो फिनांस वाला पार्ट है ना, इसका वेटेज है 40 मार्क्स, और कॉस्टिंग वाले का वेटेज है 60 मार्क्स। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने डिफाइन कर रखी है। अब जो कंटेंट है या जो वॉल्यूम है, उसमें बहुत फर्क आ गया। मैं EET से आपको कंपेयर करा रहा हूँ बिकॉज अभी आपको एग्जाम क्लियर करके आए हो ना, तो एक लेवल अपना बन चुका है, बट अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया। आपका जो मटेरियल है उसकी कितनी क्वांटिटी थी, पेजेस वाइज अगर आप बात करो तो वो सब आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो ये जो सब्जेक्ट के वॉल्यूम है, जैसे मेरा नोट्स का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पेजेस वाइज बता देता हूँ, दिस इज अराउंड 450 पेजेस। मैं वो डरा नहीं रहा हूँ, मेरा इंटेंशन वो नहीं है पहले दिन आपको डरा दूँ कल से आप आओ नहीं, वो इंटेंशन नहीं है, बट जो रियलिटी वो पता होनी चाहिए। लास्ट में झटका लगे और लेट हो जाए, उससे बेटर है मैं डे 1 पे बता दूं कि आप पहले से सीरियसनेस अपने माइंड में लेके चलो कि यार ये उतना मजाक वाला काम नहीं कि बस कैजुअली पढ़ लेंगे और हो जाएगा, स्पेसिफिक एफर्ट लगेगा, वो आपको यहाँ से दिखेगा। कंपनी लॉ का जो कंटेंट है ये पेजेस में बता रहा हूँ, ठीक है, इतने पेज का कंटेंट रहेगा, ये भी आपका अराउंड 500 पेजेस। और ये तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो अपनी ICSI की आएगी वही अपने पूरी यूज़ करने वाले हैं, ताकि उसमें सम्स और वो सब कवर हो जाएंगे वैसा। अब आप कंटेंट देख लो, वॉल्यूम कितना है, और आपने जो पढ़ा है EET में उसका वॉल्यूम आपको पता है, शायद टोटल मिला के इतने में हो जाता होगा सारा, है ना। तो एक कंपनी लॉ के बराबर आपका पूरा सिलेबस था, अब यहाँ पे आपको ऐसे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वैसा है। अब जो मेरा अप्रोच रहेगा पढ़ाने का वो इसके बेसिस पे, मेरा सिंपल आइडिया ये है कि आपका सिलेबस इतना टाइम रहते खत्म हो जाए कि पीछे के मंथ्स में आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये पता है कैसा है, अब इतना देख के आप ऐसे सोचोगे यार ये तो कैसे ही होता होगा, लोग क्लियर करते भी है कि नहीं करते, तो डेफिनेटली अपने यहाँ से इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो रिजल्ट आता है, बच्चे पास होते हैं। जो पास होते हैं वो सब ये पढ़ के ही जा रहे हैं ना, सीधी बात है। तो सारा काम जो है ना वो प्लानिंग वाला है, कि आप अपनी पढ़ाई को प्लान कैसे करते हो। हर रोज़ का काम अगर हर रोज़ करते जा रहे हो ना तो प्रेशर नहीं है, लेकिन आप कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते, मूड पे चलता है, ठीक है, 10 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, फिर वापस 5 दिन का ब्रेक आ गया, फिर वापस शुरू करेंगे, उससे नहीं होगा। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन एग्जीक्यूट करने जाते हैं सबसे टफ वही पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना। हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है, पता है अपने को, लेकिन होता नहीं है, कुछ ना कुछ आ गया, नहीं हुआ, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको सीरियस रहना है, जो टाइम देना है वो आपको डेली यहाँ पे देना ही पड़ेगा।
जो वॉल्यूम है, जैसे मैं एक लेक्चर में कुछ कंटेंट कवर कर रहा हूँ, थियरी की बात करें तो थियरी में यहाँ देखो, अगर 1 आवर का एक सब्जेक्ट का लेक्चर है ना, ऑन एन एवरेज 5 to 6 पेजेस कवर होते हैं एवरेज। कभी सिंपल टॉपिक होता है तो 8 पेज 9 पेज भी कवर हो जाते हैं। कभी टेक्निकल चल रहा है, वर्ड टू वर्ड कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, तो 2 पेज भी कवर होते हैं 1 घंटे में। दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज इतना आ जाता है। अब अगर इस एवरेज से मैं इतना सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ डेज तो आपको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो कितना होने वाला है। तो जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं अपने, ये अराउंड 2.5 से 3 महीने चलेंगे, और ये चलेगा 3.5 से 4 महीने। आप कैलकुलेट कर लो, 7 पेज भी हर रोज गिनूंगा ना तो भी 100 दिन से ऊपर जा रहे हैं, हो ही जाने वाला है। तो अगर मैं ये सिलेबस आपका पैरेलल चलाऊंगा तो आपका टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए अपना आइडिया वही है कि सिंपल चलते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं अपने, चारों सब्जेक्ट्स जो है वो डेली अपने चलाएंगे, 1 आवर के अपने बैचेस मिनिमम रहेंगे, तो 4 घंटे तो आपको टाइम देना ही शुरू से, ठीक है। तब जाके जो अपना सिलेबस है, अगर मैं दिसंबर फर्स्ट वीक से काउंट कर रहा हूँ तो ये आपका कंप्लीट होगा बाई मार्च एंडिंग। ये कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं। मार्च एंडिंग में सिलेबस खत्म करने का मतलब ये है कि अब आपके पास एक अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून तो गिनना ही मत, क्योंकि जून तो पहला दिन शुरू होते एग्जाम आ जाएगा, इसलिए जून काउंट नहीं होता। बोलते जून अटेम्प्ट, लेकिन जून का महीना अवेलेबल नहीं है, 31 में तो लास्ट हो गया ना वैसे, तो वो मिसकंसेप्शन है, जून तक का टाइम है, जून तक का टाइम है ही नहीं, 1 जून से एग्जाम है ना। अप्रैल मंथ जो है वो अपने रखेंगे फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट, 2 चीजें हैं। स्टार्टिंग में रिविजन शुरू करूंगा अप्रैल में, और अप्रैल के लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक वाला जो टाइम होगा उसमें अपने 100 मार्क्स के टेस्ट सीरीज यहाँ पे रखेंगे, जहाँ आपको पूरा पेपर 100 मार्क्स का लिखना है, एक्सपीरियंस लेना है कि पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आना कैसा होता है, उसमें आपको कैसे अप्रोच लगाना है, और एक 100 मार्क्स का पेपर लिखने का क्या मतलब है, कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपने करेंगे। फिर जो मई के लास्ट 25 डेज आप समझ लो, मिनिमम 25 डेज मई के, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी, घर पे बैठो पढ़ो, कहीं जाना नहीं है, आराम से पढ़ाई करो और अपना रिवीजन कंप्लीट करो, ताकि 1 जून से आप एग्जाम अपियर कर सको। अब कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं थियरी को लेके, ये स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इतने साल से सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोले सर सारा थियरी है तो रटना पड़ेगा। पहली चीज़ मैं डे 1 पे ना बोल रहा हूँ, रटने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, मत करना। आपका जो अप्रोच बोर्ड एग्जाम तक रहा है ना, सेम आंसर पढ़ा, वही पूछा, वही लिख दिया, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसका रीज़न आप समझो, ये वॉल्यूम देख लो ना, आपको लगता है कि आप ये पूरा रट के जा सकते हो? देखो, जो 12th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड से पढ़ा हूँ, आप लोगों ने गुजरात बोर्ड कॉमर्स की बुक्स देखी होंगी, तो हार्डली 100-110 पेज 120 पेज की टेक्स्ट बुक होती थी, इको ओसी की, थियरी की बात कर रहा हूँ। उसके सामने वॉल्यूम देखो आप, ठीक है, तो 100 पेज की बुक होती है ना, पूरा साल मिलता है, एक एक आंसर रट लेते हैं, पूछते क्या है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, यही होता है डेफिनेशन, उसके ऊपर कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, अपना माइंड बन चुका है या टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ भी पूछ लो मुझे आता है, या डाइजेस्ट में या गाइड में जो आंसर बने हुए हैं वो पूछ लो मुझे आते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट होता है, इस साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया ना अकाउंट्स में, तो अगले साल वही आएगा। तो अब जिस साल में पैदा हुए ना, उसी साल डिसाइड हो गया कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, ऑल्टरनेट चल रहा है। अब इतना प्रिडिक्टेबल लाइफ में कुछ होता है क्या कि पहले से पता है यही होने वाला है? कभी नहीं होगा। तो 100 पेज का कंटेंट पूरा साल अगर मुझे मिलेगा तो मैं रट के याद करके जो है जा सकता हूँ, बट यहाँ है 750 पेजेस और टाइम है 4 महीने, तो वर्ड टू वर्ड लर्न करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कोशिश ही मत करो, पहले चैप्टर से कोशिश मत करो वर्ड टू वर्ड लर्न करने की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपसे गलती क्या हो जाती है, आप वही अप्रोच लगाते हैं बोर्ड एग्जाम वाला, और जब स्टार्टिंग में थोड़ा जोश भी होता है, आ जाए उन्हें नहीं पढ़ना है, क्लियर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो पहले 2-3 चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ ना, वर्ड टू वर्ड रट्टा शुरू हो जाता है, अपने को आदत ही वही पड़ गई है। और जब टेस्ट लेता हूँ ना यहाँ पे, तो एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, फुल स्टॉप और कॉमा भी वही का वही होता है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन फिर आती है पार्ट टेस्ट, मतलब पहले 5 चैप्टर के टेस्ट, सुनते ही चक्कर आ जाता है, बोले सर अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 चैप्टर 100 पेज के हैं, और वहाँ 100 पेज की पूरी बुक थी, पूरे साल का सिलेबस, और यहाँ तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 100 पेज कैसे याद करके आएंगे? तब आपका जो मेथड है ना वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो मेथड पहले से नहीं रखना है। मगअप करने का प्रेशर बहुत होता है, याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। अरे मीनिंग तो समझ आ रहा है ना, देखो मैं सारा आपको कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये लाइन पढ़ के सुना दी, चलो 4 बार बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गाना गाते गाते याद कर लो, है ना। जो समझ में नहीं आता वो गाना गा के रटा देते हैं, वो अपने यहाँ पे करने वाले नहीं, ठीक है। जहाँ जिस चीज में कंसेप्ट है तो आपको कंसेप्ट मिलेगा, कहीं डेटा है और उसमें ऐसा है, अब सेक्शन नंबर बोलोगे सर सेक्शन 25 ही क्यों है, 28 क्यों नहीं है, उसका लॉजिक थोड़ी ना है, वो तो सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो याद करना है। लेकिन जो लॉ में लिखा है ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो अपना अप्रोच पहले दिन से वो रहेगा कि मगअप नहीं करेंगे, ये पॉइंट है। दूसरा, थियरी में मिसकंसेप्शन होता है, बोले सर अभी आप नवंबर दिसंबर में पढ़ा रहे हो, एग्जाम जून में, कैसे याद रहेगा? याद तो रहने वाला है नहीं, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो थियरी में स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है, इतना पहले से पढ़ के क्या मतलब है।
तो मैं आज पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, स्टूडेंट्स घर पे जाके पढ़ते ही नहीं है। बोले अभी तो सर ने शुरू किया, अपना तो आएगा आराम से, 2-4, अभी तो नया नया पहला दिन है, अभी आज से कहाँ पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे। अब इसमें गलती कहाँ हो जाती है वो आपको समझनी है। कंपनी लॉ जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि मैं 3.5-4 महीने तक ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो आप दिसंबर से लेकर मार्च तक देखो तो कंपनी लॉ तो चल ही रहा है। अब आपने क्या किया ना, पहले 15 दिन पढ़ाई शुरू ही नहीं की, आराम से चल रहे हैं, करेंगे देखेंगे, तो 15 दिन में मैं तो आपको एक अच्छा खासा कंटेंट पढ़ा चुका हूँ। अब आपको थोड़ी थोड़ी सीरियसनेस आ रही है यार, बहुत पेंडिंग हो गया, अब शुरू करते हैं। जैसा अपना तरीका होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते रहते हैं, बाद में शुरू करते हैं। पर अब जब यहाँ पे आके आप शुरू करने जाओगे तो जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो एक है, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो दूसरा है। मैं तो चलता रहूंगा ना अपने सिलेबस में, आपके लिए ब्रेक तो मैं दे नहीं सकता हूँ, तो आपका सिलेबस पाइल अप होता जाएगा। अब यहाँ पे आप इस कंफ्यूजन में रहोगे कि जो 15-20 दिन पहले पढ़ाया मैं वहां से शुरू करूँ, या जो अभी बैच में चल रहा है वहां से कंटिन्यू करूँ। यहाँ से कंटिन्यू करूंगा तो वो वाला रह जाएगा, फिर ये सब क्वेरी आप लेके आओगे। तो जितना मैं डेली काम कर रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ उतना डेली काम करना पड़ेगा, तो ही जाके आप मेरे साथ पैरेलल चलोगे। मैंने पहले महीने पूरा पढ़ाया अच्छे से, आपने शुरू ही नहीं किया, अगले महीने शुरू किया, कोप अप नहीं हो पाएगा। फिर आप डबल पढ़ाई नहीं कर पाओगे कि 4 घंटे पढ़ना था, 8 पढ़ के कवर अप कर लेंगे। 4 में प्रॉब्लम आ रही थी, 8 तक कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो उतनी ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से तब रखना, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो पहले से हमें साथ में चलना है। अच्छा, थियरी को ना, प्रैक्टिकली थियरी को याद करने का तरीका है बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से कभी थियरी वाला कंटेंट आपके दिमाग में परमानेंट नहीं होगा। उस सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बार बार बुक घुमाते रहना पड़ेगा, चैप्टर को रीड करते रहना पड़ेगा, तब जाके मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ अभी, जून तक अगर आपकी एक सब्जेक्ट की बुक है कम से कम 5 से 6 बार पूरी घूमेगी ना, तो जाके आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा और आप लिख पाओगे। 5 से 6 बार, 500 पेज की बुक 5 बार। बोले सर ये एक बार हमको देख के लग रहा था इतने पेजेस कहाँ खत्म होंगे, आप बोल रहे हो 5 से 6 बार। बोले सर 5 से 6 बार कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली कुछ है इसका कैलकुलेशन? पूरी स्ट्रैटेजी देखो बता रहा हूँ कैसे होता है, ये रियली होता है। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर रहे हैं ना वो कर लेते हैं ये चीज़। अब देखो समझो, आपको स्टडी पैटर्न क्या रखना है। आज मैं आपको क्लास में जो भी लेक्चर ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला कि डेली मैं 5-6 पेज ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूँ। आपको उसको घर जाके ना रीडिंग कर लेना है। लर्निंग नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग। ये आपका तरीका होना चाहिए जिससे आपको एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीडिंग का मतलब ये है, घर जाओ, जो 6 पेज पढ़ा है सिर्फ पढ़ लो, लाइन टू लाइन अच्छे से रीड कर लो। रीडिंग देखो यहाँ पे क्या होगा, 700 पेज का कंटेंट, 500 पेज का कंटेंट, एक एक लाइन बच्चों की तरह गा गा के सुनाऊंगा नहीं, बोल बोल के, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं कंसेप्चुअली जाऊंगा। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि लैंग्वेज टेक्निकल है, मुझे वर्ड टू वर्ड समझाना है, डेफिनेटली समझाऊंगा, बट नॉट एवरी आंसर। और आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन चीज़ें सारी कवर अप होती है। तो वही अप्रोच हमें यहाँ कंटिन्यू रखना है। रीडिंग से ये होगा कि इन बिटवीन अगर कोई नया टॉपिक या कुछ पॉइंट मिल गया, या जो उसकी लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ जाए, कुछ क्वेरी हो तो आप अगले दिन पूछ सको। तो थोड़ा रीडिंग आपको मेरे साथ साथ मेंटेन करना है। अब जब डेली जाके आप रोज का रोज रीड करोगे तो उसमें आपका टाइम कितना जाएगा? देखो 5-6 पेज अगर सिर्फ पढ़ने, याद करने का प्रेशर नहीं है, ऑन एन एवरेज 30 to 40 मिनट्स कोई भी स्टूडेंट इतने टाइम के अंदर इतना कंटेंट रीड कर सकता है। अब ऐसे आपके दिन के 3 या 4 सब्जेक्ट है, तो आप देख लो आपका टाइम कितना जाने वाला है। तो आधा पौना घंटा अगर एक सब्जेक्ट पे दे रहे हो, ऐसे 3 थियरी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख लो 2.5 घंटे जैसा आपका टाइम ऑन एन एवरेज डेली जाएगा सिर्फ रीडिंग में। 2 से 2.5 घंटे सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग किया पूरा, कुछ क्वेरी है उसमें गूगल सर्च कर लिया, मेरे लिए लेके आ गए, सर से अगले दिन पूछ लेंगे, उतना इनफ है, हो गया एक पार्ट। तो आपने एक बार बुक घुमा ली घर पे जाके, वो मैं 5-6 बार वाला कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। अब दूसरा काम क्या होगा, जो क्लास में मैंने पढ़ा दिया वो ठीक है, सेकेंड पार्ट होगा अपना टेस्ट। अब टेस्ट में मैंने आपको बोला भी था, अपने बात कर रहे थे कि 3 पार्ट्स में मैं टेस्ट ले रहा हूँ। एक आपकी ना चैप्टर वाइज टेस्ट हो रही है। चैप्टर वाइज टेस्ट तो हर ऑल्टरनेट डेज चलती रहेगी, अभी एक हफ्ता होने दो, फिर आपको मैं पूरा रूटीन दे दूंगा कि हर एक दिन छोड़ के कोई ना कोई चैप्टर की आपकी टेस्ट चलती रहेगी। तो एक ये पार्ट है। दूसरा मैंने आपको बोला था पार्ट टेस्ट होगी, मल्टीपल चैप्टर्स की एक साथ ब्लॉक में, और एक लास्ट में अपनी वो 100 मार्क्स वाली जो है मॉक टेस्ट होगी। अब चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए तो आपको थोड़ा लर्निंग करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरफ आपका घर पे डेली रीडिंग का शेड्यूल चलता रहेगा, जिसमें 2-2.5 घंटे का टाइम आपको देना है, और दूसरी तरफ आपका ना एक टेस्ट वाला शेड्यूल चलता रहेगा, अपकमिंग टेस्ट का शेड्यूल, एक स्लॉट घर पे कि जो टेस्ट आ रही है उसका थोड़ा लर्निंग करना है। रीडिंग तो आपने उस दिन कर लिया था जिस दिन मैंने क्लास में पढ़ाया था। लर्निंग वाले पार्ट के लिए आप टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करते जाओ कि भाई इस तारीख को ये टेस्ट है, अब तो मुझे वो चैप्टर पढ़ना है, तो इतने दिन में मैं ये कवर करूंगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जो आप रीडिंग करोगे, लर्निंग करोगे, उसमें आपकी बुक सेकेंड टाइम घूम रही होगी। सेम डे रीडिंग तो कर लिया था, अब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आई बात समझ में? 2 बार बुक घूम गई, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाओगे, जब पार्ट टेस्ट आएगी तो तीसरी बार बुक घुमाओगे ना वापस, 5-6 चैप्टर एक साथ पढ़ोगे, लास्ट में 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट आएगी, एक बार और पूरी बुक घुमाओगे टेस्ट देने से पहले। अप्रैल मंथ में मैंने आपको बोला
अपने रिवीजन करेंगे, यहाँ पे डेज डिवाइड कर लेंगे, पूरा सब्जेक्ट एक बार कैजुअली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थ्रू करेंगे। उसमें भी तो कुछ ना कुछ वापस रिकॉल होगा, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से यहाँ पे बुक घूमेगी, ये चीज़ रहेगी। मई का मंथ सेल्फ स्टडी, घर पे बैठ के पढ़ना है, तो क्या करोगे, वापस रिवाइज ही तो करने वाले हो। अब इसमें जो रिवीजन होगा ना, मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। पहले आपको पर सब्जेक्ट कुछ नंबर ऑफ डेज दूंगा जिसमें आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो, और लास्ट में हम ऐसे करेंगे, एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट, जैसे मेन एग्जाम के लिए अपने को प्रिपरेशन करना है तो वो प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन पे पूरी बुक रिवाइज होनी चाहिए, उसकी स्पीड कैसे आएगी वो भी तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो मई में ही आपका समझ लो 2 बार बुक घूमेगी, रोटेशन की बात कर रहा हूँ, कितनी बार आप बुक घुमा रहे हो। और जो आपकी मेन एग्जाम होगी 1 जून को, उसके पहले भी तो सब्जेक्ट पूरा रीड करोगे, फिर दूसरी एग्जाम आएगी सपोज 3 जून को, एक एक दिन छोड़ के एग्जाम होती है, तो इसके बीच में भी तो एक बार वापस से पढ़ोगे, तो एक बार फिर से आप बुक घुमा रहे हो। तो आइडियली अगर आप शुरू से मेरे साथ चल रहे हो ना, तो 5 से 6 बार आप पूरी बुक घुमा लो, ये आराम से हो जाएगा। बट इसके लिए आपको मेरे साथ साथ कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा, ठीक है। आप आगे पीछे हो जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। जितना पैरेलल रहोगे ना उतना अच्छा। अगर मैं 100 चीज़ें पढ़ा चुका हूँ क्लास में, आपकी मिनिमम 80 to 90 मेरे साथ साथ कवर होती जानी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बट इससे ज़्यादा नहीं, 10-20% का वेरिएशन चलेगा, बाकी आपको लास्ट तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। और आपको स्ट्रेटेजी में अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सिलेबस का एंड आते आते, अप्रैल में आते आते आपको खुद लगेगा कि सर ने जो बोला हमने फॉलो किया ना, हमारा 80 to 90% सिलेबस कवर हो गया है, और कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस का इशू नहीं आएगा, पर जो बोला है वो फॉलो करोगे तो। अब चैप्टर वाइज टेस्ट में ना बच्चे इरेगुलर रहते हैं, बोले चलो ठीक है अभी तो शुरू हुआ है देखेंगे, फिर पार्ट टेस्ट में टेंशन हो जाती है। एक एक चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं किया तो 5-5 चैप्टर कैसे लिखोगे, 5-5 चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया तो पूरा 100 मार्क्स का 25 चैप्टर का टेस्ट कैसे दोगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस जो स्टेप वाइज फॉलो करना है, तो ये आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही, तो ये सारी स्ट्रैटेजी पहले से आपके माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए कि ये अप्रोच पे चलना है। मैं मेरा सिलेबस रोकूंगा नहीं, अगर मेरा सिलेबस चल रहा है, मेरा कैलकुलेशन रहता है कि भाई दिसंबर मंथ में मुझे इतना कंटेंट तो कवर करना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपका सिलेबस 31 मार्च को कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं उस डेडलाइन को अगर फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपना काम रोक नहीं सकता हूँ, आपको भी अपना काम रोकना नहीं है। कंसिस्टेंटली चलेंगे ना, कोई प्रेशर नहीं, और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं ना, हैबिट हो जाती है, फिर कोई परेशानी नहीं होती, तो आराम से अपने इसको कोप अप कर सकते हैं। वैसा ये मेजरली सारे पॉइंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, कि मगअप नहीं करेंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे, वर्ड टू सेम आंसर लिखना है। इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं बोला है कि हमें वर्ड टू वर्ड सेम आंसर चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, जैसे कंपनी लॉ का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपनी लॉ का जो पेपर है 100 मार्क्स का, इसमें ना वो केस लॉज वाले क्वेश्चन आते हैं, मे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। केसेस बना के पूछते हैं, सिचुएशन देते हैं कि सपोज एबीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 100% डायरेक्टर है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बोर्ड मीटिंग करनी है तो इसमें ये रूल्स होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होता, अगर आप ये करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है, कंपनी लॉ क्या बोलता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको सेक्शन याद आना चाहिए कि इस सेक्शन में ये बात बोली है, उसके बेसिस पे आपको अपने वर्ड्स में उसको समझाना है। तो वर्ड टू वर्ड तो ये चीज सेम क्वेश्चन आएगा बुक में से, वो तो होने ही नहीं वाला है, क्वेश्चन तो वो लोग बना के पूछेंगे। 100 में से 70% केसेस आएंगे कंपनी लॉ में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन कैरेक्टरिस्टिक, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं पूछते। तो जो 70% क्वेश्चन केसेस के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब आपको पढ़ के सोच के आंसर करना है। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि पीछे इतने क्वेश्चन होते हैं उसमें से पूछेंगे वही लर्न करके जाएंगे, होने ही नहीं वाला है। तो डे 1 से वैसे एक्सपेक्टेशन हमें रखनी नहीं है। और वो यहाँ पे जो टेस्ट में कंडक्ट करूंगा उसमें मैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ही पूछता हूँ जो ICSI ने पूछे, और पेपर आपको चेक करके दूंगा। तो जो राइटिंग का तरीका है वो भी अपने को नया डेवलप करना है। ये आपका पूरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बोर्ड एग्जाम तक का पैटर्न आप छोड़ दो, ये पूरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो उनको चाहिए और जो अभी तक आप करते आए उसमें फर्क है। और वो गैप हमें कवर करना है टिल जून राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, तभी आपको एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ नहीं है, डेली घर पे जाके रीडिंग करना है, टेस्ट का शेड्यूल फॉलो करना है, और रेगुलर बैच अटेंड करके कंसिस्टेंट रहना है, और कुछ नहीं। अच्छा बोले सर स्टडी टाइम कितना देना पड़ेगा, लाइफ तो खत्म हो गई, अब पूरा दिन पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। वो आजकल चलता है अपना मी टाइम खत्म हो गया, मी टाइम तो जीरो हो गया, दोस्तों को कब मिलेंगे, घूमने कब जाएंगे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना आप पढ़ते हो मैं भी उतना ही पढ़ा रहा हूँ, घर पे भी जाके पढ़ रहा हूँ, अपडेट्स कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल टाइम तो मुझे मिलता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता है। स्टडी आवर्स जो आपके यहाँ पे डेली हैं वो जा रहे हैं आपके 4 to 5 आवर्स, जैसा अपना शेड्यूल है। इसके अलावा घर पे जो आपको टाइम देना पड़ेगा रीडिंग के लिए, जैसे मैं बोला स्लॉट्स डिवाइड कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ो। आप जब भी पढ़ाई करते हो घर पे तो स्लॉट्स बना लो कि भाई इतनी देर पढ़ेंगे फिर ब्रेक लेंगे। मैक्सिमम जो एक स्टूडेंट या एक माइंड कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकता है वो बोलते हैं 90 मिनट्स, 1.5 घंटा मैक्सिमम।
90 मिनट्स के बाद एक 90-20 का रूल होता है, 90 मिनट्स पढ़ाई करो, 20 मिनट का ब्रेक लो। सोशल मीडिया पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, सही है। 90 मिनट्स की पढ़ाई के बाद 15 to 20 मिनट्स आप ब्रेक ले सकते हो, देन अगेन स्टार्ट। तो अगर आप वैसे डिवीजन करोगे तो आप दिन में आराम से घर पे 6-8 घंटे पढ़ लोगे, आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे हो। आफ्टर 1.5 आवर और 1 आवर यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। वो 15 मिनट में आप फोन यूज कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, लोगों की डीपी स्टोरी, स्नैप पैप चेक कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो वैसे करके वो सिलेबस कवर हो जाता है। तो घर पे भी आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे का टाइम एक पॉइंट पे देना पड़ेगा। अभी आप टोटल करोगे दिन के 10 घंटे होते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो 24 में से 10 घंटे गए, अभी बहुत टाइम है, 14 आवर्स अवेलेबल है, उसमें से आप 8 घंटे की नींद भी ले सकते हो, उसके बाद भी आपके पास 6 घंटे अवेलेबल है। तो जो टाइम मैनेजमेंट करेगा उसको ये भारी नहीं पड़ेगा। दूसरा, स्टडीज़ को लेकर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें बताता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि फिर आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगी। पढ़ने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बुला रहा हूँ तो मैं बोला 9 से 1 का टाइम है, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा ना। फिर ऐसा थोड़ी कभी चलो आज एक काम करो 11 बजे आ जाओ, चलो देखते हैं मैं थोड़ा लेट हो गया 12 बजे शुरू करते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी शाम को बुला लिया 4 बजे आ जाओ। अगर ऐसा करूँगा तो आपका यहाँ पे पढ़ाई का पैटर्न बनेगा, माइंड कंफ्यूज होता रहेगा। तो मैंने फिक्स कर दिया ना। आपको भी अपना घर पे पढ़ने का टाइम फिक्स करना है। कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है, जो आपको मेंटली सेट होता हो, लेकिन वो एक स्लॉट फिक्स कर दो कि इस टाइम पे यूजुअली मैं पढ़ता हुआ ही मिलूंगा, इस टाइम पे और कुछ नहीं करूंगा। तो आपका ब्रेन वो चीज़ को प्रोग्राम कर लेता है कि हाँ सुबह 9 बजे क्लास पे जाना है, पढ़ना ही है। मैं दोपहर को 3 बजे पढ़ने बैठता हूँ, 7-8 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर रात को 11-10 बजे वापस बैठता हूँ, 12 बजे तक पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ मेरा शेड्यूल है। तो शेड्यूल अगर आपका फिक्स होगा, रूटीन रहेगा ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। तो रैंडमली पढ़ाई मत करना, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, कभी रात को कभी सुबह, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है? और कुछ आपको पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो आपके माइंड में, कुछ पॉइंट्स लेके आए हो तो पूछ सकते हो, देख लो। मैं भी एक बार रिकॉल ही कर रहा हूँ, कुछ अगर रह गया हो तो, बाकी मेजोरिटी चीज़ें आपको बता दी है। बोलो, कुछ है मन में, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर हो रही चीज़ें? ये रियलिटी है कि इस हिसाब से हमें चलना है। और एग्जाम में जो मिसकंसेप्शन है, इंस्टीट्यूट वाले किसी को पास ही नहीं करते, मार्क्स ही नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने लिखा होता है उनको प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी बहुत हो गई। अभी जो अपना JIGL में चैप्टर है ना, उसी में चलो मैं पॉइंट कवर भी कर लूँगा, क्योंकि टॉपिक ही वही है, तो एक रेलेवेंट एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूट फेयर चेकिंग करता है, फेयर रिजल्ट देता है। पॉइंट ये है, बोर्ड एग्जाम में जो आपने क्लियर किया या अभी कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड प्रेशर में होता है कि यार बच्चे फेल हुए ना, हमारा नाम खराब होगा। अप्रोच समझ आ रहा है? ठीक है, 20% बच्चे फेल हो गए ना, तो यार क्या पढ़ाते हैं स्कूल वाले, क्या करते हैं कॉलेज वाले, VNSU क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, वैसा सब उन पर ब्लेम आ जाता है। तो दे आर लाइक कि यार चलो ठीक है, थोड़ा लेट गो करो, हो सके मेजोरिटी को क्लियर करो। वैसा नहीं कि वो लोग फालतू के मार्क्स दे रहे हैं, बट अप्रोच वैसा है। यहाँ पता है कैसा है, ICSI जो अपना इंस्टीट्यूट है, आज आपको डिग्री दे रहा है, कल को आप बड़ी कंपनी में लीगल कंप्लायंस संभालोगे। जिसका लेवल नहीं है उसको CS बना दिया तो क्या होगा? वो बड़ी कंपनी में जाएगा, रिलायंस, TCS जैसी कंपनी के लीगल मैटर हैंडल करेगा, वहाँ गड़बड़ी करेगा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा जो है वो कितना इनस्टेबल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो ICSI को अपनी रेपुटेशन वहाँ पे ज़्यादा प्यारी है कि यार हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए। मतलब कॉर्पोरेट वाले हमको गाली दे के यार तुम लोग किसको भेज देते हो CS बना के, इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसकी क्वालिटी है, जो डिजर्व करता है, वही आगे जाएगा। फेयर है, जो डिजर्व नहीं, देखो जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, जो आज यहाँ मेहनत नहीं कर रहा है कल वहाँ नहीं करेगा, उसको नहीं पहुँचाना है। जो सीरियसली काम करेगा उसी को पास करेंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ज़्यादा परसेंटेज दे के हमें बच्चों को खुश करना है या लोगों को दिखाना है कि हमारे यहाँ से कितने लोग पास हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम पे इंस्टीट्यूट ने 2% रिजल्ट दिया था एग्जीक्यूटिव में, 2 से 3% ऑल ओवर इंडिया, हर 100 में से 2 बच्चे पास हुए थे। इतना खराब रिजल्ट दे दिया था। दे आर लीस्ट कंसर्न। क्वालिटी नहीं आ रही, नहीं देंगे मार्क्स। ऑन एन एवरेज रिजल्ट 15 से 25% रहता है, वो रेंज है, बट 2% तक भी चला गया था। अब 2% वाले अटेम्प्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया, सोचो नसीब कितना खराब है। ठीक है, मतलब अपने साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबको ऐसा लग रहा है, लेकिन 20% वाले हैं बच्चे पास हो रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई का गेम तो है। देखो जितनी मार्केट में डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई कर दिए तो क्या होगा पता है? डिग्री लेके घर पे बैठे। आज कोई CS इंडिया में डिग्री लेके घर पे नहीं बैठा है ही। कितने पता है? 72,000 मेंबर्स ICSI के सिंस 1980 2025, ओनली 72,000। पॉपुलेशन देखो, नंबर देखो कितना छोटा है, 45 साल में इतने मेंबर है, तो बहुत एलिट और लिमिटेड ग्रुप है। अच्छा, उसमें से प्रैक्टिसिंग कितने हैं? हार्डली 15-16,000, जिन्होंने COP या प्रैक्टिस का लाइसेंस ले रखा है, जिनकी अपनी फॉर्म चल रही है, वैसा है। बाकी लोग कोई और जैसे एम्प्लॉयमेंट में होंगे या और कुछ कर रहे होंगे, बट मेंबरशिप नंबर है।
तो इतने लिमिटेड लोग हैं तो वो सप्लाई कितना कंट्रोल करके रखा है कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई करो और जो सप्लाई है उसकी क्वालिटी मेंटेन करो। तो ये फोकस आईसीएसआई का रहता है। तो अप्रोच ऐसा है, आपको पास होना है ना, तो अपने आप को इनके आगे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे पेपर देख लो, जैसा मैं पढ़ के आया, जैसा मैं लिखता हूँ ना, मैं बाकी लोगों से बेटर हूँ, मतलब 100 में से टॉप 20 में आ सकता हूँ, तो मुझे क्लियर करो। बट वो आपको यहाँ पे अपने एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा, वो सामने से आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बैठे हैं। अप्रोच में यहाँ पे फर्क है। ठीक है, ये पॉइंट्स पता चले। चलो, तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया अबाउट द अप्रोच, अबाउट द स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी शुरू करनी है। अब अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे, दैट इज JIGL।